She is the co-founder of Ductus Exemplo, a youth climate advocacy organization that trains youngsters on conducting meaningful climate action internationally. She is a member of Climate Reality Project Leadership Corps, headed by the US former Vice President Al Gore. Additionally, she has acquired specialist training in the Alliance of Water Stewardship standards that promote corporate water sustainability. She has worked with Nestle Pakistan Limited, Pakistan Red Crescent, the Citizen Foundation, and WWF for all forms of climate action. She resiliently believes in the vision of greener, fairer future for all by promoting environmental stewardship and a united call to action for the climate case. Okay, Ms. Adina, thank you again for finding time for us. Thank you. You can continue now. चलें ठीक है. सबसे पहले I'd like to say thank you to all of the participants जो कि आज आए हैं. It was a Friday, so आपका busy week गुजरता होगा, but I'm really grateful that all of you are here today. तो आज जब मुझे यूथ फॉर पाकिस्तान ने इनवाइट किया कि let's have a discussion on climate action and let's have a discussion on SDG 13, तो मैंने सोचा कि इसको किस तरह से डिस्कशन को लिया जाए, बिकॉज आई थिंक कि आजकल क्लाइमेट चेंज तो ऑल ऑफ अस आर डिस्कसिंग वेरी कॉमनली. मतलब हम लोग अब अपने टीवी पे भी देख रहे होते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं क्लाइमेट एक्शन पे. बट मुझे ये लगता है कि हमें ना कुछ बेसिक्स का अभी तक उस तरह से आइडिया नहीं है कि SDG 13 इटसेल्फ क्या है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जिसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट एक्शन है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट है. तो आज हम लोग ये बेसिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. बस एक सेकंड मुझे बता दें कि अब स्क्रीन जूम इन होके मतलब सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है. जी जी, विजिबल नो. चलें ठीक है. ओके, सो क्लाइमेट एक्शन में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट SDG 13 जो आज का हमारा टॉपिक है. अच्छा, SDG 13 के बारे में काफी इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि पाकिस्तान ने इसको अचीव कर लिया था इस साल के शुरू में, एंड काफी इस चीज को सेलिब्रेट किया गया था कि पाकिस्तान ने तो SDG 13 अचीव कर लिया. तो ऐसे लग रहा था जैसे हमने कोई हाथ में लिस्ट पकड़ी और एक चीज को हमने टिक ऑफ कर दिया, तो वी वर थिंकिंग कि अब हमने बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है. बट SDG 13 जो है एक टाइम की अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, ये हमारे कंटिन्यूअस कह सकते हैं डेली का एक स्ट्रगल होगा कि हमने कैसे अपने रोजमर्रा कामों में, अपने रोजमर्रा के जो भी हम सिस्टम्स चला रहे हैं, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज हो या गवर्नमेंट्स हो, हमने एफर्ट पुट करनी होगी एवरी सिंगल डे टू मेक श्योर कि हम लोग SDG 13 को अचीव कर सकें. तो इसलिए आज हम लोग सबसे पहले इसको समझने की जब कोशिश करेंगे तो we're going to look at the 5 targets of sustainable development goals. अब किसी भी जब आप लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं तो you have to see कि आप उस गोल को अचीव कर रहे हैं या नहीं, एंड उसके लिए आप टारगेट सेट करते हैं. तो इसी तरह SDG 13 के 5 टारगेट्स हैं. So SDG 13 is taking urgent action to combat climate change and its impacts. अब आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये मुझे फिगर पता है कि कुछ लोगों को शायद आइडिया होगा कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज कॉज नहीं कर रहा. क्लाइमेट चेंज की सबसे जो बड़ी वजह है वो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करना है इनटू द एयर. और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस का सिर्फ 0.8% एमिट करता है, which is less than 1%. तो हम क्लाइमेट चेंज तो नहीं, हमें करना नहीं चाहिए टू चेंज. दिस इज नॉट दैट थिंग. फॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड दैट इज बिकॉज हम के इम्पैक्ट से बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं. तो जहां हम ये प्रॉब्लम नहीं कर, वहां प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम भी स्ट्रैटेजी चाहिए होगी. और इनफैक्ट हमें बहुत ज्यादा ममालिक में से है जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से अफेक्ट होंगे इन द कमिंग ईयर्स. सो टॉप 10 ममालिक है में हम लोग तो शामिल हैं, बट हमारे रिसोर्सेज भी बहुत राइट. तो पहले
पहला टारगेट ये है कि आपने स्ट्रेंथन करना है अपने आप को, अपने अडेप्टिव कैपेसिटी को अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। अच्छा, अब हमारा मकसद इस प्रेजेंटेशन में ये होगा कि आप हमें एज यूथ मेंबर्स या इवन एज पीपल जो कि अपने प्रोफेशनली काफी अपने मैच्योर करियर्स में है, हाउ कैन वी मेक श्योर कि हम लोग पाकिस्तान में जो भी एनवायरनमेंट के लिए काम ये होनी है कि हमने अपनी कंट्री की कैपेसिटी बढ़ानी है इन नेचुरल डिजास्टर्स के खिलाफ। तो अब ये सकते हैं, अब एक और मेरा मकसद आज की प्रेजेंटेशन मैं अपने साइंस के शौक को भी पूरा कर रही हूँ, मैं टेक्निकल साइड पे भी काम कर रही हूँ, बट मैं इन्वायरमेंट साइड को भी डायरेक्टली उस पर काम कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें देखना है कि क्योंकि आप सब लोग जो है, आप सब लोगों की अपनी प्रोफेशनल इंटरेस्ट होगी, बट आप सब लोग भी इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं। तो ये मेरा आज का मकसद है। तो what youth can do against natural disasters में ये आ जाता है कि अगर आप में से आई डोंट नो कौन सी डिग्री से रिलेटेड है, हाँ आप लोग इलेक्ट्रिक से, तो आफ्टर अर्ली केस हैं तो टाइम अगर फोरकास्ट के लिए आपको अपने स्टेशन सिग्नल करना बहुत बड़ा लगता है, आप नए तो ट्राई वर्किंग ऑन एप्स, ट्राई वर्किंग ऑन सेंसर्स, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने अपने रेडियो के सिस्टम को, मोबाइल को, कम्युनिटी वार्निंग्स को हमें इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंड रेजिंग करना शुरू कर दे तो इमेजिन आप कितना फायदा दे सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप खुद जाके, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर आप जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट या समथिंग, तो आप इन कम्युनिटीज में जाके खुद से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो अब हम दूसरे टारगेट को देखते हैं, SDG 13 का। दूसरा है कि हाउ टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज। सॉरी टू आई वुड लाइक टू नो कि जैसे कि सारे यहाँ पे यूथ ही है, तो आप काइंडली गाइड देंगे इनको कि ये कैसे जो है रेड क्रिसेंट का यूनाइटेड नेशन या फिर किसी OIC कैसे पार्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स एंड पे कर लें, मैं इसको अगर आप नोट कर लें तो मैं इसको एंड कर देती हूँ और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्या वो रेड क्रिसेंट की बात हो रही थी, अगर आप जी बिल्कुल ठीक है, मैं बस ये एंड कर लूँ, फिर वी कैन हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, तो सेकेंड टारगेट हमारा ये है, इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू पॉलिसी एंड प्लानिंग। अब देखिए, आपने कोई काम करना है, अगर आपके पास रूल्स आपने सेट नहीं किए कि ये काम कैसे होगा, रूल्स में ये कि कौन आपको बजट देगा, वो बजट कहाँ जाएगा, कौन से लोग उसको करेंगे, तो विदाउट पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज के बगैर क्लाइमेट चेंज का काम नहीं हो सकता, राइट। अब एज यूथ आप लोग कैसे इस टारगेट 13.2 को देखेंगे? पॉलिसीज जो कि जरूरी होती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, वो हो सकती हैं पॉलिसीज जो कि ग्रीन एनर्जी पे हो सकती हैं। अब जैसे सोलर पावर जो है उसकी पाकिस्तान में बहुत बात हो रही है, बिकॉज इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। तो इसके लिए सब्सिडीज लाना, इसको प्रमोट करना कंट्री में, ये सब जो है पॉलिसीज के थ्रू होता है। अगर आपने ग्रीन लोन्स लाने हैं, आपने ग्रांट्स लानी है, जैसे ये जो वो अपने घरों को महफूज कर सके अगेंस्ट फ्लड्स वगैरह, ये सब जो है पॉलिसीज। लास्ट बट नॉट
लीस्ट एजुकेशन, हेल्थ और वाटर एंड सैनिटेशन में। पाकिस्तान में एजुकेशन का म्यार इस वक्त बिल्कुल ही कम है। अराउंड 28 मिलियन बच्चे जो है वो हर साल एजुकेशन नहीं हासिल करते बिटवीन द ईयर्स ऑफ 5 to 16। तो एजुकेशन में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, इन सबके लिए पॉलिसीज चाहिए। सो क्लाइमेट चेंज का एक सोल्यूशन ये है कि आप पॉलिसीज अपने मुल्क में लाएं। तो यहाँ फिर हम इसी बैक टू द सेम क्वेश्चन के व्हाट यूथ कैन डू। तो आप सब लोग जो है इसमें, अब देखें ये चीज है कि टॉप पे आपको नजर आ रही होगी क्लाइमेट एक्शन नाउ की एक रैली निकल रही है। ये लास्ट ईयर निकली थी, क्लाइमेट मार्च। मे बी आप में से कुछ लोगों ने अटेंड भी किया हो, ये मुख्तलिफ सिटीज में निकली थी। तो हमें ये लगता होता है कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो है ना सारी एफर्ट बस यही होती है कि आप सड़कों पे जाओ, आप एक दो नारेबाजी करो एक दिन और बस फिर आप अपने घरों में वापस चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक्चुअली इसको परसू कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट में भी। जैसे अगर आप में से कोई सीएसएस करता है, कोई पब्लिक पॉलिसी पढ़ता है, वो साथ साथ एनवायरमेंटल लॉ को जरूर पढ़े। एनवायरमेंटल लॉ आपने पढ़ा होगा एज ए सब्जेक्ट, एज एन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। आप एक दफा पढ़ लेंगे, आपको पता होगा नेक्स्ट टाइम कि आपने पॉलिसी कैसे बनानी है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं जिससे आपका अपना कोई फर्क पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का या फार्म कम्युनिटी पे, आप रीच करें। क्योंकि हमारे पास डेटा ये भी देखिए आप एनवायरमेंट के बारे में भी नो हाउ रखें ताकि कल को जब आप पॉलिसीज बनाएं तो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो वाकई हमें जरूरत हो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो अब हम तीसरे टारगेट पे आ गए। तीसरा टारगेट ये है टू बिल्ड नॉलेज एंड कैपेसिटी टू मीट क्लाइमेट चेंज। अब देखिए लोगों को जब अवेयरनेस ही नहीं होगी कि क्लाइमेट चेंज क्या है तो वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। तो इसके लिए एजुकेशन, लिटरेसी प्रोग्राम्स for girls, transgenders and all young people होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन के बगैर हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी आवाम जो है मतलब उस लेवल ऑफ सीरियसनेस दिखाएगी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो जरूरत है। ये अभी भी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 में अब मास्क तक पहना मास्क तक जो है लोग नहीं पहनते क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। लोगों को पता ही नहीं है कि वायरस दिखता कैसे है। लाइक आप खुद सोचिए पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ आबादी ऐसी है जिसने पढ़ा ही नहीं होता प्राइमरी लेवल से आगे, उसको नहीं पता कि वायरस क्या चीज है, उसको फिर इसलिए वो उसको सीरियस भी नहीं लेता थ्रेट को। तो इसी तरह क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड पब्लिक की नॉलेज बहुत कम है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। दूसरा यह आ जाता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटना कैसे, जैसे फ्लड्स है, हीट वेव्स है। कराची में जब 2015 में हीट वेव आया था विच वाज ये कि एक हफ्ते तक टेम्परेचर बहुत हाई रहे थे कराची में, 1500 लोग फोत हुए थे। दैट वाज बिकॉज लोगों को नहीं पता था कि उन्होंने कैसे इस हालात को फेस करना है, उन्होंने अपने आप को कैसे बचाना है और उनके लिए कैसे प्रोटेक्शन करनी है। तो इधर यूथ का काम बहुत ज्यादा है। यहाँ यूथ का काम स्टार्ट होता है कि आप अपने इर्द गिर्द कम्युनिटीज को ले और आप वहां जाके खुद सीखें और फिर उन्हें सिखाएं क्लाइमेट चेंज होता क्या है, क्लाइमेट चेंज से बचना क्या है, व्हाट इज द राइट टू डेवलपमेंट गोल्स। कहा जा रहा है कि वो हमारे करिकुलम में ऐड करेंगे। आज तक जो प्राइमरी का बच्चा होता है वो इस्लामियात पढ़ता है, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ता है, बट वो क्लाइमेट चेंज नहीं पढ़ता, वो एनवायरनमेंट नहीं पढ़ता। तो उसको एनवायरनमेंट से वो इतनी कोई कनेक्शन होता भी नहीं है। तो आप खुद से कर सकते हैं कि आप जहाँ खुद प्लांटेशन करते हैं, हाउ अबाउट यू गो टू लोकल स्कूल्स, आप जाके कुछ अपने साथ प्लांट्स लेके जाएं, आप उन्हें एक्टिवली सिखाएं कि क्लाइमेट चेंज क्या है और आप उन बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज करें। आप एजुकेशन इटसेल्फ को प्रमोट कर सकते हैं। आजकल मैंने खुद काम किया था द सिटीजन्स फाउंडेशन के साथ। आई वाज अ टीचर फॉर 1 month फॉर एन अंडर प्रिविलेज स्कूल। और एजुकेशन में जब आप एजुकेशन देंगे तो आप उन्हें सब कुछ बताएंगे। जहाँ आप इंग्लिश सिखाएंगे वहां आप उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि वो घर जाके प्लास्टिक शॉपर्स ना यूज करें और उन्हें बाहर ना फेंके। तो आप एज ए टीचर
आपका बहुत बड़ा रोल है कि आप फ्यूचर के जो लोग हैं उनको आप सिखाएं कि क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटना है। फिर आप अपनी गवर्नमेंट से भी डिमांड करें कि वो एजुकेशन का कोटा बढ़ाए। इस वक्त पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज बहुत कम है, स्कूल्स बहुत कम है, एंड वी नीड मोर बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर। और जो हमारे टीचर्स हैं उनको असिस्ट करना बहुत जरूरी है, उनको आपने रिसोर्सेज देने हैं। तो एज यूथ आप खुद टीचर्स बन सकते हैं, आप खुद अपनी कम्युनिटी में बच्चों के साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं, बड़ों के साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं, ऑफिस में जाके सेशंस कर सकते हैं, और आप गवर्नमेंट से भी रूटीनली तौर पे, चाहे आप ट्विटर यूज करते हैं, आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से कि आप प्लीज फंड्स बढ़ाएं। सो दिस इज एडवोकेसी। और लास्ट दोनों जो टारगेट्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इधर मौका मिलता है हम लोगों को अपने ये देखने का कि हम नए बिजनेस, हम नई इन्वेस्टमेंट्स कैसे ला सकते हैं। तो जो SDG 13 था उसके लास्ट पॉइंट्स दोनों ये थे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे हो गया US, चाइना, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है उसको असिस्ट करना है, उसको फैसिलिटेट करना है, ताकि वो अपने आप को क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट भी कर सके और वो डेवलपमेंट भी हासिल कर सके जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। एंड उसके लिए उन्होंने $100 बिलियन जो है ना इकट्ठे उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमने $100 बिलियन सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है उनको डोनेट करने हैं फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। एंड इसके लिए पाकिस्तान में भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इस वक्त क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जो कि द वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है, जर्मन कॉर्पोरेशन कर रही है, ग्रीन क्लाइमेट फंड कर रहा है। इसकी 3 एग्जांपल्स जो मैं आपको रिसेंटली दिखा देती हूँ कि एक हमारा इंडस बेसिन पे काम हो रहा है। पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है इंडस सिस्टम पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स एग्रीकल्चर। हमारा पूरा पंजाब का पानी का सोर्स वो इंडस बेसिन है। तो इसको कैसे हमने सस्टेनेबली मैनेज करना है कि इसमें हमने डैम्स बनाने हैं, इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें फिश और बाकी एक्वाकल्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है कि लोकल कम्युनिटीज के लिए रहे, हमने इससे रिलेटेड जो ज़राअत का सूबा है, जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इस पे काम हो रहा है और इस पे हमें फंडिंग मिल रही है फॉर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फिर हमारा जो कराची में ग्रीन BRT का मंसूबा है 2024 में एक्सपेक्टेड है टू कंप्लीट हो, वो जो है जीरो कार्बन एमिशंस का प्रोजेक्ट है क्योंकि वो बायोगैस को यूज करेगा। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इस वक्त वो बहुत ज्यादा इन नीड है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर आइडियाज कि हम कैसे अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव कर सके। और फिर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लेशियर्स फट बहुत जल्दी जाते हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, एंड उसकी वजह से फ्लड्स बहुत आ रहे हैं। तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में कोई 250 छोटे डैम्स, पॉन्ड्स, स्पिलवेज, ट्री प्लांटेशंस वगैरह के लिए हमें फंडिंग बाहर से मिल रही है। तो अब ये तो प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट इसमें यूथ के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। देखिए आजकल हम लोग जो यूथ है ना, हम लोग बहुत ज्यादा इस मेंटालिटी में होते हैं कि हमें जॉब्स चाहिए, but we can be the job creators as well. And climate change का ऐसा सूबा है, ये ऐसी एक शोबा है कि आप एक्चुअली खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये इन्वेस्टर्स हैं, आपके पास ये बैंक्स हैं जो तैयार हैं आपको जो एनवायरमेंटल रिलेटेड हो और वो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करे और जॉब्स भी क्रिएट करे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जो आपको नीचे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये चोलिस्तान डेजर्ट में 500 एकड़ की जमीन थी जिसपे कोई पानी अवेलेबल नहीं था, राइट? पानी बहुत कम यहाँ अवेलेबल था। तो यहाँ मतलब एक ये अभी जो दरख्तों से आपको भरा नजर आ रहा है ये नहीं था, दिस वाज अ ड्राई लैंड। फिर उधर के लोकल पर्सन ने क्या किया कि ड्रिप इरिगेशन जो है वो बहुत कम पानी इस्तेमाल करती है, वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो उसने देखा कि ड्रिप इरिगेशन पे 60% की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, मतलब 60% उस पर डिस्काउंट आपको मिलता है। तो उसने अपनी जमीन को 60% सब्सिडी की ड्रिप इरिगेशन से आज उसने एक ऑर्चर्ड बना दिया इसको, और वो यहाँ आज अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है, ये एग्रीकल्चर से जो भी उसका मुनाफा बनेगा उससे वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है फॉर लोकल पीपल, खुद भी जॉब्स क्रिएट कर रहा है, और दूसरा ये कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। फिर हमारा पानी का बहुत बड़ा मसला है, हम लोग वाटर स्कार्स कंट्री है, तो उसके लिए आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट साइट पे जा सकते हैं,
आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की साइड पे जा सकते हैं। ये जो मैंने ब्रोशर शेयर किया है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2018 में किया था कि आप वेस्ट रिसाइकलिंग की तरफ जाएं और सफाई से कारोबार बनाएं कि आप जो है वेस्ट कलेक्शन को इम्प्रूव करें या रिसाइकलिंग को करें। फिर आपका आ जाता है सोलर से रिलेटेड स्मॉल बिजनेसेस। तो ये जो है आई थिंक 2 डिग्री जो है ना सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो लेकिन हम अगर अपना रेनफॉल का पैटर्न देखते हैं तो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस हवाले से अच्छा, आपकी आवाज काफी कट रही है। 30 तक 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़। ओके वेट ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आपको? हाँ, ऐसे करें, फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा कर ले, पहले मैं उसको बता देती हूँ, फिर दूसरा आप उसके बाद पूछ ले। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि MDG 7 जो है श्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, अच्छा, और दूसरा जो SDG 13 जी, है हमारा क्लाइमेट चेंज, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, और MDG जो 7 था उसकी क्या अचीवमेंट थी, और क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि SDG 13 की क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं, हम क्या अचीव कर सकते हैं? अच्छा, मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल्स थे ना, वो रेलेवेंट थे बिफोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इन, क्योंकि जो MDGs थे ना, उनका जो डेडलाइन था वो ऑलरेडी गुजर गया। जैसे ये होता है ना कि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हमने अचीव करना है बाय 2030। तो इनसे पहले जो हम जिनको पूरी जो वर्ल्ड फॉलो कर रहा था, दैट वाज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एंड अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आ गए। तो अगर उसमें मैं MDG 7 आप कह रहे थे, कौन सा वाला कह रहे थे? MDG 7, लेट मी चेक कौन सा वाला था। तो अब ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड ने ट्रांजिशन किया है फ्रॉम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड उससे हमें बहुत से लेसन्स भी मिले थे कि जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में ये था कि नॉट ऑल द कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ इट। तो वी गॉट टू नो कि जब हमने दोबारा से कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाना होगा, तो वी वुड वांट कि बोथ द कंट्रीज जो सबसे बड़े इसके पोल्यूटर्स है, द US एंड द चाइना, बोथ ऑफ देम शुड बी टुगेदर एज पार्ट ऑफ दैट। तो दैट वाज वन ऑफ द अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इन 2016 कि इस पे हम लोगों ने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन सेट की कि चाइना एंड US दोनों ने उसको साइन किया था। उसके अलावा हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में ना ये नहीं किया था कि हमने ह्यूमन साइड को इतना फोकस नहीं किया था। जैसे हमने दैट वाज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल साइड, बट जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें हमने ये भी इंश्योर किया है कि हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर में ये जरूर देख रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट को रोकना नहीं है, हमने डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, बट हम उसमें एनवायरमेंटली उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट आप इस तरह से देख रहे हैं, जैसे होता है ना किसी चीज का एडिशन 1 एंड एडिशन 2 आता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे एंड अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ चलेंगे, एंड वी विल हैव टू सी कि अब इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि 2030 तक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है एंड उसके बाद वी विल हैव टू गो इनटू अ न्यू फ्रेमवर्क। बट द प्रॉब्लम इज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव कम अराउंड द टाइम कि अब हमारे पास उधर से क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने का भी बहुत कम टाइम रह गया है। तो इफ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, तो हमें इन 10 सालों में काफी चेंजेस लानी पड़ेंगी। थैंक यू। मीनवाइल अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं या मैं कंटिन्यू करूं? आई थिंक आपके पास एक और क्वेश्चन भी था। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि 2030 तक जो है एक नॉर्मल जो परसेप्शन है कि 2 डिग्री जो परसेप्शन है या जी स्टडीज है, आई डोंट, कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? जी तो जी बिल्कुल। कि अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अगर देखें कि उससे जो है ना हमारा वेपोरेशन का जो है प्रोसेस वो भी तेज होगा, जी ठीक है, और उससे एक जो जनरल ऑब्जर्वेशन है उससे ये है कि बारिशें भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो नो आई एम रिजाइडिंग इन फैसलाबाद, तो फैसलाबाद का जो रेनफॉल का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप जी। अच्छा, अब पाकिस्तान में जो बारिशों का मेन सिस्टम है ना, वो मॉनसून की वजह से चलता है।
अब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हमारा एक्चुअली गोल है कि हम उसको लिमिट करें 2 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे नीचे टेम्परेचर राइज। बट एक्चुअली अगर हम करंटली जिस तरीके से लेके चल रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को, या जिस तरीके से हम अपने डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं, तो दी एक्सपेक्टेड राइज इन टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि हमारा गोल ये है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है। अब होता ये है कि जब टेम्परेचर राइज करता है ना, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हीट जो है ना एब्जॉर्ब होती है बाय वाटर, एंड अर्थ इज 70% वाटर और 70% वाटर ओशंस में है, सीज में है। तो जब ओशंस एंड सीज को ज्यादा हीट मिलेगी तो उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज करता है, एंड उससे हमारी रेनफॉल पैटर्न पे फर्क पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में जो मॉनसून है वो हर साल हुआ करता था बिटवीन जुलाई एंड अगस्त, और 2 मंथ्स तक उसका दौरानिया होता था, एंड उसमें ये होता था कि हमारे पास वी न्यू कि एवरी ईयर इट्स गोइंग टू बी इन 2 to 3 months, और हम बहुत कम होता था कि हमारे पास कोई एक ऐसा दिन आ जाए जिसमें एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है मानसून में कि प्रिडिक्टेबिलिटी जो हमारी थी कि हमारा जो वेदर सिस्टम है वो प्रिडिक्ट कर सके कि इस साल इतनी बारिशें होंगी, हमारी बिल्कुल वो जीरो होगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में होता ही है कि अब जो कि टेम्परेचर इतना रैपिडली राइज कर रहा है, वी आर नो लॉन्गर श्योर कि हम इस साल कितनी बारिश रिसीव करेंगे और वो किस टाइम पे रिसीव करेंगे। अब अगर हम कंसिडर करें कि इस साल क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज मोस्ट एक्सपेक्टेडली होगा ही, शिद्दत के साथ होंगी बट फॉर लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो पूरे साल में अगर पहले हमारे पास 3 महीने मॉनसून चला करती थी जिसमें कम अमाउंट ऑफ बारिश हम रिसीव करते थे पर मंथ, मगर 3 महीने मुतवातर हमें बारिश मिलती थी, अब वो शायद सारी की सारी एक मंथ तक महदूद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगस्त के मंथ में आपके पास ये होगा कि एक बहुत सडन, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लडिंग हो जाएगी, बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा शिद्दत वाली रेनफॉल आई। वो इसलिए हो जाता है कि जो कि क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे पास जो वेदर या एयर का जो सिस्टम है ना वो अब डिस्टर्ब हो गया। तो अगर एयर ज्यादा देर ओशंस के ऊपर रहेगी, उसके पास ज्यादा मॉइस्चर रिसीव हो जाएगा और वो पहले की निस्बतन बहुत ज्यादा सैचुरेटेड होकर हमारे पास आएगी, तो वी विल नॉट बी प्रिपेयर। तो अब मानसून में यही फर्क पड़ रहा है कि हर साल मानसून का टाइम दौरानिया कम होता जा रहा है, और उसकी ड्यूरिंग और जब होती है तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, विच इज मोर वाटर देन वी नीड। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे सिटीज में फ्लड्स आ जाते हैं, हमारे रूरल एरियाज पे फ्लड्स आ जाते हैं, एंड सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि पहले हम लोग अपने एग्रीकल्चरल पूरा का पूरा सिस्टम मानसून पे चलता था। तो अब जो कि मानसून की बारिशें, अब हमने इस साल देखा कि हमारी जो गंदम की फसलें थी, खड़ी फसलें जो थी वो तबाह हो गई बिकॉज ऑफ मानसून, क्योंकि बारिशों का टाइमिंग चेंज हो रहा है। तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इससे कि मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा मानसून हर साल किस तरीके से चेंज होगा, बट वो चेंज हो रहा है इन द सेंस कि उसकी ड्यूरेशन भी कम हो रही है, और जब होती है तो वो बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल होती है जिसको फिर हम कोप नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच मिस मीना। अगर आप अपना लिंक्डइन या फिर ईमेल शेयर कर दें जी श्योर, वो तो मैं शेयर कर दूंगी ताकि कुछ अपॉर्चुनिटी शेयर हो सके। और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि आप कुछ ना अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर दें कि लाइक यू आर द पार्ट ऑफ सिटीजन फाउंडेशन, उसके बाद रेड जी क्रिसेंट, तो जी हमारी यूथ क्या इसका हिस्सा बन सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह वो अपना टाइम दे सकते हैं उनको। तो जी बिल्कुल। अच्छा आई थिंक कि हम लोग जो है ना, हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि आपने स्कूल में ग्रेड्स अच्छे लेने हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटीज है वो सिर्फ इसी चीज पे फोकस करती है कि आपने एफएससी में कितने मार्क्स लिए, मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए, बट आई वुड से कि आप जितनी यंग एज से आप अपने सिबलिंग्स को इनकरेज करें, आप खुद देखें, आप जितनी भी यंग एज से स्टार्ट ले सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस में आप लें। कम्युनिटी सर्विस ये होता है कि आप किस तरीके से अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में कोई चैरिटी का एक्ट करें, या आप किसी भी तरीके से उनको हेल्प करें, फैसिलिटेट करें। तो कम्युनिटी सर्विस एक ऐसी चीज है जो कि हमें इट शुडंट बी
समथिंग जो आप यूनिवर्सिटी में आखिरी साल करते हैं क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है. इट शुड बी समथिंग जो जो हम जैसे बाकी सारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करते होते हैं जस्ट टू हेल्प अदर्स. इट शुड बी वन ऑफ दोज एक्ट्स. तो रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस, अब मैंने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट को इसी तरीके से ज्वाइन किया था दैट आई वांटेड कि मैं थोड़ा सा वॉलंटियर कर सकूं. तो वॉलंटियरिंग करने के लिए जब मैंने देखा कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसमें मेन जो है वो WWF थी, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट थी. तो मैंने ये देखा कि इनका कोई इवेंट हो रहा हो जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर लूं. एंड टर्न्स आउट कि उनका पूरे यूथ एंड वॉलंटियर्स इदारे होते हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप किसी वक्त भी जा सकते हैं. यू कैन रिसीव फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, यू कैन गेट टू नो कि अच्छा इनका नेक्स्ट प्लांटेशन ड्राइव कब हो रहा है. आप उनके ऑफिस में जाएं, आप उनसे ऑनलाइन फोन करके पूछ सकते हैं कि आपका कोई नेक्स्ट इवेंट हो रहा है, डू यू नीड अ वॉलंटियर. या फिर आप खुद से जो है अपनी कम्युनिटी को भी इकट्ठा कर सकते हैं, which is something which is really recommended because organizations तो काम कर रही होती है वहां जहां उन्हें पता होता है. बट समटाइम्स आपको पता होता है कि आपका लोकल कोई मसला है, जैसे मे बी यू लिव टू, आप कच्ची आबादी के पास रहते हैं एंड यू नो कि इन चिल्ड्रन में अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि कोविड के खिलाफ इन्होंने हैंड्स वॉश करने हैं, इन्होंने हाइजीन पे फोकस करना है. तो हाउ अबाउट यू कैन गैदर सम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आप अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम को यूज करें टू कलेक्ट सम फंड्स, आप स्टेटस वगैरह डालें. you have to learn these skills and फिर आप कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं. तो इस तरह से एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन आपको नोटिस भी करती है, और जब इस तरह से नोटिस करती है कि आपने खुद एक इनिशिएटिव लिया, तो वो फिर आपको एज कम्युनिटी लीडर्स के तौर पे लेती है. बट ऑब्वियसली आप एज वॉलंटियर्स किसी वक्त भी जा सकते हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप फॉलो करें इन सब वेबसाइट्स को, आप इनसे एक्टिवली इन टच रहें एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन योर एरिया एज वेल. तो मैंने द सिटीजन्स फाउंडेशन के लिए अलुमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया था. तो उसमें मैंने अप्लाई किया था एंड इंटरव्यूज वगैरह दिए थे. तो उस इंटरव्यू में जो मैंने खुद से वॉलंटियरिंग की थी वो बहुत फायदेमंद हुई थी. तो आई वुड से कि आप खुद से वॉलंटियरिंग करें, खुद से अपॉर्चुनिटीज ढूंढें एंड साथ साथ आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवली फॉलो करते रहें. ओके, थैंक यू सो मच. मैं यहाँ ऐड करता जाऊँ कि एक बीवल के नाम से, BEVOL के नाम से एक जो है ना वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है शायद, जहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं और वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको रीच करती हैं और फिर आपको हायर करती हैं, और जो वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो पेड वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं. अच्छा, राइट नाउ तो मुझे याद आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खोली हुई है मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्लेटफॉर्म बना है जिसपे ये सारी की सारी WWF, द सिटीजन्स फाउंडेशन, चादर, इस तरह की जो मुख्तलिफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने इवेंट्स वहाँ पोस्ट करती है कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए इस इवेंट के लिए, इस इवेंट के लिए. तो आप सब जाके इस लिंक को जरूर चेक कीजिएगा. मिलकर इसका नाम है, मैं आपको चार्ट में सर्च भी कर दूंगी. तो ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी सिटी में इस वक्त कोई इवेंट हो रहा है या इस मंथ में कोई इवेंट हो रहा है, तो आप फिर रजिस्टर कर सकते हैं बाय फिलिंग इन द फॉर्म. Okay, Miss Adina, thank you so much for your time and this wonderful session. वो फिनिश करते हैं आई थिंक. और मैं चाहूँगा कि आप जो है ना लिंक्डइन जो आपका लिंक है वो शेयर कर दें ताकि कुछ मोटिवेशन बच्चों को भी मिले और कुछ उनको शायद अपॉर्चुनिटीज का भी. तो ठीक है जी. अपना अली साहब, सर एक क्वेश्चन था, अगर टाइम है तो जी कर सकते हैं. श्योर. अच्छा, मैं ना हार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ. तो हार्ट टेक्नोलॉजी है. अच्छा जी, तो उसका थोड़ा कर दे, क्योंकि जो हमारे क्लाइमेट चेंज चल रहे हैं ना, उनके पीछे वही एक्सपेरिमेंट्स हैं. सही है. दोबारा से टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है समझने में. जी, हार्ट टेक्नोलॉजी होती है ये ना, जमीन के नीचे ना कुछ वैक्यूम क्रिएट करते हैं और इस तरह से करके होता है. अच्छा, लेट मी सी. मुझे ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं है कि आप कौन सी कह रहे हैं. ये क्या ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, कौन सी है? लेट मी सी. ये मैम असल में ना ये टेक्नोलॉजी है जो जैसे हमारे 2014 में 5 में ये जो हमारे आई थी अर्थक्वेक. ठीक है, ये सारे उसी टेक्नोलॉजी के अंडर एक्सपेरिमेंट थे. अच्छा, तो वो उसके बारे में आपने कभी कुछ स्टडी की है? नहीं, क्योंकि ये असल में तो हाँ नहीं पता. असल में
ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इंटरनेशनली बैन है और ये चोरी करते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में भी इसके 2 सेंटर हैं, लेकिन उनका पता नहीं किधर है। अच्छा, सही है, सही है। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है ये। आप समझे कि जो जैसे मिलिट्री और डिफेंस से रिलेटेड है। अच्छा, सही है, सही है। चलो आप इसको एक फर्दर टूल रिसर्च करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी का बेस्ट टेक्नोलॉजी तरीका ये होता है कि इफ यू थिंक कि आपकी टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है ना, तो इसको कहते होते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब आप उस टेक्नोलॉजी को ना, अगर आप या तो आप उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, या आप उसका बिल्कुल बेसिक प्रोटोटाइप जो है ना डिजाइन करके तब आप प्रूफ करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है। बिकॉज द थिंग इज कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से नस्ट इंक्यूबेशन सेंटर है। पाकिस्तान हर सिटी का इस वक्त इंक्यूबेशन सेंटर खुला हुआ है। हमारे पास बहुत से डिजिटल हैकाथॉन्स वगैरह कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं जहां वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि जैसे यूथ अगर टेक्नोलॉजीज में सॉरी इंटरेस्टेड मैम, है ना। जी जी। आई थिंक वी आर आउट ऑफ ट्रैक। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है, एक ना बहुत बड़ा, आप समझे कि ब्लास्ट टाइप होता है, अच्छा और ये बड़ा साइलेंट होता है और जमीन के नीचे इसको किया जाता अच्छा, है। सही सही। और इसमें क्या होता है कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं ना, बड़े अर्थक्वेक्स से 2005 का था फर्स्ट जो है, उसके बाद हमारे 8 में और 14 में 12 में, इस तरह से बड़े ना रैपिडली ये सारा चलता रहा है हमारे अच्छा साथ ना अच्छा। सीक्वेंसली। नहीं तो अच्छा। उसमें हाँ। ये एक प्रेडिक्शन है, या आप समझे कि कुछ लोगों की ये रिसर्च है ओके कि वो कहते हैं कि ये जो, क्योंकि इसका कोई लीगल वो नहीं है, क्योंकि यूज नहीं ना कर सकते, ओके इंटरनेशनली बैन है ये टेक्नोलॉजी। तो ओके। ये जो कुछ बड़ी एजेंसीज हैं, कंट्रीज हैं, वो उसके एक्सपेरिमेंट करती हैं खुफिया तौर से। अच्छा। तो उसके एक्सपेरिमेंट के लिए ये पूरी जो है वर्ल्ड के अंदर इनका एक पैनल है, ओके उसके अंदर ये कर रहे हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि ये जो हमारी बारिशों के ये सारे चेंज हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज तो कुदरती तौर पे तो होता ही है, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता जितना अभी देखे नहीं 2000 से अब बिल्कुल। तक देखिए, क्लाइमेट 20 चेंज ईयर्स में कुदरती थोड़ी ना तौर पे होता, तो इतना फास्ट नहीं अच्छा होता। बिल्कुल। देखिए, क्लाइमेट चेंज कुदरती तौर पे तो हो ही नहीं रहा ना। ये तो हमारा सारा वो है कि क्लाइमेट चेंज इज बीइंग कॉज्ड बाय ह्यूमन गैस। तो हम लोग जब इनको बर्न नहीं करते थे, तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हवा में जो लेवल था ना, कॉन्सेंट्रेशन, आई होप कि आप लोगों का आइडिया होगा, हवा में कॉन्सेंट्रेशन 280 टू 300 पार्ट्स पर मिलियन रहा करता था। जब से हमने ये कोल, ऑयल, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना शुरू किया फॉर आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, अपने हाउसेस को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसकी वजह से आज कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो लेवल है ना उसका, वो है 480 के अराउंड जा रहा है पार्ट्स पर मिलियन। अब आप खुद सोचिए कि नेचुरली फॉर इयर्स, फॉर सेंचुरीज अर्थ की हिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड का एक कांस्टेंट लेवल था। अब जब आपने उसको 480 पे देखें और अभी भी आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है, तो दैट इज द रीजन व्हाई क्लाइमेट चेंज इज अकरिंग। क्योंकि आपने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया है और आप नेचर को नहीं दे रहे टाइम, या आप नेचर में पोल्यूशन कोई छोटी सतह पे नहीं कर रहे कि वो उस पोल्यूशन के साथ एडजस्ट कर सके। आप उसके एयर की कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में लेवल ही कुछ और है कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर इंडस्ट्री लेवल। तो अब इसमें आपने ना एज ए यूथ अपने आप को फोकस करना है ऑन द थिंग्स दैट यू डू नो 100%, एंड जिसमें आप अपना कोई रोल प्ले कर सके। अब जैसे आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ना, इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर ये प्रूफ हो भी जाती है, आप एज अ पर्सन क्या कर सकते हैं? सो यू हैव टू फोकस योर एनर्जी, यू हैव टू फोकस योर रिसोर्सेज ऑन दोज इश्यूज जो कि हमारी सोसाइटी में आपको नजर आ रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट है और जिसमें आप अपना कोई किरदार अदा कर सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि हम जब इंटरनेट पे होते हैं, टीवी पे होते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि आपने किस सेक्टर पे काम करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक फील्ड पिक करें एंड देन यू फोकस ऑन दैट इशू। सो ताकि ये ना हो कि हम लोग साइड ट्रैक्ट हो या हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ही रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू डिसाइड जी कि आपकी प्रायोरिटीज जी क्या है। ठीक है, थैंक यू। जी, एक्चुअली वी आर अगेन आउट ऑफ ट्रैक।
तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आई अगर थिंक आपको ये हार्श चले और टेक्नोलॉजी के लोगों को बारे में भी कुछ नहीं है तो नहीं आप मुझे मुझे तो बता नहीं दें, था, अदरवाइज नहीं 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 ये बिल्कुल, तो सारा आप वही मैं ऑलरेडी आपको कह रही हूँ। कर चुके हैं। जी जी। हाँ नहीं वो बल्कि उसको आप प्रमोट करें ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रिसर्च अ लिटिल, राइट एन आर्टिकल। मैं अक्सर औकात ये करती होती हूँ कि व्हेन आई हैव टू टेल अदर पीपल ए न्यू आइडिया, तो आई एम अ कंटेंट राइटर एज वेल, फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, तो आई राइट अबाउट इट, आई राइट एन आर्टिकल एंड उसको अपने लिंक्डइन पे पब्लिश कर दिया या कहीं और पब्लिश कर दिया, तो फिर लोगों को बताने में भी मुझे भी आसानी होती है एक नया आइडिया। तो आई वुड एब्सोल्युटली एनकरेज यू टू डू दैट इफ इट्स यू नो अ गुड टेक्नोलॉजी। थैंक यू। जी मैम, कोई मुझे और क्वेश्चंस है? आई हैव अ कंफ्यूजन कि जो हमारा कार्बन लेवल इंक्रीज हुआ है, जी तो वो जी क्या जी। पॉपुलेशन की वजह से हुआ है या फॉसल फ्यूल्स की वजह से हुआ है? क्योंकि फॉसल फ्यूल से पहले तो जो ह्यूमन बीइंग थी वो यूज करती थी, आग जलाती थी लकड़ियां, तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कार्बन ऐड होता था या नहीं फॉसल नहीं, फ्यूल से असल में ज्यादा ऐड हुआ होता ये ना था? कि पहले जब आप लकड़ियां जमाने वाले टाइम की बात करें ना, तब ये था कि वी डिडंट हैव इंडस्ट्रीज, हमारे पास ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना वो नहीं थी, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जब से हमने इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रीज में डेवलप करना शुरू किया, तो हमारी एनर्जी की नीड भी बहुत बढ़ गई। अब हम लकड़ियां क्यों जलाया करते थे बहुत पुराने जमाने में, आप कोई कहने जैसे 1700s के जमाने में, क्योंकि हमने कुकिंग करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा हमें रोशनी चाहिए होगी घरों के अंदर। बट जब हमने फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को बर्न करना शुरू किया ना, तो फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब हम आज जो हम पेन, रजिस्टर्स, फ्रिज, सब कुछ जो हम यूज करें, दीज आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई, कि आज हम सब गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, आज हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की भरमार है। तो इन सबको ये पॉपुलेशन की वजह से खाली नहीं हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ द राइज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड बिकॉज ऑफ आर दी एनर्जी नीड्स, कि आज हम सब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। और इन दोनों के लिए जो है फॉसिल फ्यूल्स इज द मेन रीजन, क्योंकि हम ये कर ही तब पा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तब कर पा रहे हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं। तो इट इज मैम मेनली इसको बिकॉज ऑफ इंटरप्ट दिस। करते हैं। जी सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी कि जी। मैं ये कह सकता हूँ कि सैमुअल एक जो सेकेंड, इंडस्ट्रियल सैमुअल एक रेवोल्यूशन था, सेकेंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि और इंडस्ट्रियल लोगों को भी स्पेस रेवोल्यूशन देते हैं। हाँ ड्यू टू पॉपुलेशन था। नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बिकॉज जब हम लोगों ने पहली दफा इंजन डिस्कवर किया था। आपको पता है ना, रेलवे से स्टार्ट हुई थी सारी की सारी। जब से हमने जो फर्स्ट रेल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था, उससे हमें ट्रांसपोर्ट में आसानी हो गई थी, एंड दैट मींट कि अब अगर मैंने एक फैक्ट्री लगानी है तो मेरे पास रॉ मटेरियल बहुत आसानी से आना शुरू हो जाएगा। एंड द फर्स्ट रेल सिस्टम वाज बाय कोल। तो वो कोयले पे चलने वाला एक इंजन था, जिससे हमें पता चला कि अगर हम कोयले को बर्न करें तो हमारे पास एनर्जी बनती है। एंड दैट वाज रियली द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि जब कोयले से चलने वाली गाड़ियां आई तो हमारे पास मटेरियल्स ट्रांसफर होना शुरू हो गए, एंड उसके बाद हमने फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। सो दैट इज हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड। सो आई होप कि आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे। थैंक लेट्स सी यू, कि थैंक किसी यू, और थैंक यू। पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हो। आई थिंक कि हमारे पास किसी और पार्टिसिपेंट का नहीं है। सैम वाइंड अप कर दें। जी जी, आई एम डन। सैम आप थैंक यू सो मच कर दें, क्योंकि अली नहीं अवेलेबल। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है मैम, वी आर थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का भी थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और आई होप, बल्कि आई एम डेडली श्योर कि हम सब के लिए बड़ा नॉलेजेबल रहा ये सेशन। तो मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ आप सबको। अल्लाह ताला आप सबको खुश और अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू फॉर